हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं फिर से स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की, और ये हमारी प्रीवियस वीडियो का ही पार्ट 2 है। तो आई होप आप सभी ने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर किसी बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पार्ट 1 देखिए, जिससे आपकी ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस होती हैं इनको आप आसानी से समझ पाएंगे। और आज की क्लास में फिर हम बात करने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट की। तो टाइप 3 क्या होता है? देखो, टाइप 3 के क्वेश्चंस में क्या होगा? रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू रिएक्टेंट्स। ठीक है, मैं दो पे बात कर रहा हूं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ऐसे हार्डली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जिसमें दो से ज्यादा भी रिएक्टेंट आ जाए। मैक्सिमम टीचर दो पे ही खेलते हैं। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू रिएक्टेंट्स एंड, ध्यान से सुनना अब, मोल और या तो मास, मोल या तो फिर मास ऑफ both reactants are given। देख लीजिए भाई क्या लिखा है। अगर टाइप 3 मिल गया तो फिर आपने यहां पर बड़ा बड़ा लिख लो नोट में फिर कि अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। मैंने पढ़ा क्वेश्चन को ध्यान से, और उसमें अब जैसे पिछला वाला क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूंगा जब, तो भाई उसमें वो आपको मीथेन का भी मोल देगा और ऑक्सीजन गैस का भी देगा। ऐसे कहेगा कि 10 मोल मीथेन का 5 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 10 मोल मीथेन का 5 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो समझ जाना कि अब कॉन्सेप्ट किसका आ चुका है? लिमिटिंग रिएजेंट का। ठीक है, ऐसी मास भी दे सकता था। तो यहां पर आप क्या करेंगे? वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे एलआर। तो पहले हमें यही तो समझना होगा कि एलआर होता क्या है। एलआर क्या है? तो एलआर का मतलब देखो क्या होता है। एलआर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा रिएक्टेंट, एलआर हमेशा रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट कभी नहीं होगा। एलआर हमेशा कौन होगा? रिएक्टेंट होगा। तो डेफिनेशन देखिए एलआर की क्या होती है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलआर? तो एलआर की डेफिनेशन है, देखिए क्या, अ रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली, ध्यान से पढ़ते जाना, अ रिएक्शन विच इज कंप्लीटली consumed, a reaction which is completely consumed in the reaction is called LR। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। कह रहा है एक ऐसा रिएक्टेंट जो आपके रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, यानी जितना मैंने उसको लिया था वो पूरा का पूरा मास, उसका पूरा का पूरा मोल उस रिएक्शन में यूज हो चुका है, उसका एक भी पार्ट वहां पे बचा नहीं है, बचना नहीं चाहिए। जितना लिया सारा का सारा यूज हो जाना चाहिए। ऐसे ही रिएक्टेंट्स को हम एलआर कहते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी हमारा एलआर होगा वो जैसे ही खत्म होगा, एलआर खत्म हो जाएगा क्योंकि बीच में ही कंज्यूम हो जाएगा, हो सकता है, तो उस केस में आपका रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगा। भाई सोचिए ना, दो रिएक्टेंट ए और बी, ए तो बचा हुआ है, बी पूरा खत्म हो चुका है। तो जब बी पूरा ही खत्म हो गया है तो ए अकेला क्या कर लेगा भाई, क्योंकि ए और बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे थे। तो दोनों में से अगर कोई एक रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड होता है फिर दूसरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एलआर स्टॉप द रिएक्शन। एलआर हमेशा रिएक्शन को क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। इसका तभी तो नाम रखा है लिमिटिंग, मतलब ये प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट कर देता है, ऐसे सोच सकते हैं। तो यानी कि यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब भाई ए तो बचा हुआ है, अगर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए रिएक्शन के बीच में ही तो ए तो बचा हुआ है ना, लेकिन अब जितना प्रोडक्ट बनना था वो बी ने डिसाइड कर दिया। अब ए अकेला तो प्रोडक्ट बना नहीं सकता, तो इसलिए याद रखिए लिमिटिंग रिएजेंट ही हमेशा डिसाइड करता है प्रोडक्ट का मास। अब पीछे क्या हो रहा था कि जब मैं सिंपल क्वेश्चन कर रहा था ये वाला, तो यहाँ पे मैं ये, अगर मुझे CO2 का मास पता करना है कितना बनेगा, तो भाई मैं वो मीथेन से भी पता कर सकता हूँ, ऑक्सीजन से भी पता कर सकता हूँ, किससे भी पता कर सकता हूँ। लेकिन जब अगर इन दोनों में कोई एक एलआर बन गया फिर आपके पास चॉइस नहीं है, फिर आपको प्रोडक्ट का मास एलआर से ही निकालना होता है। तो जब भी क्वेश्चन एलआर का होगा तो याद रखना ये बात। तो आइए इस पॉइंट को लिख लेते हैं कि एलआर विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ क्या?
प्रोडक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और प्रोडक्ट का मास वो किसी से भी निकाल देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट का मास कितना बनेगा, ये प्रोडक्ट का मोल कितना बनेगा, दैट ऑलवेज डिसाइडेड बाय योर एलआर। लिमिटिंग रिएजेंट ही उसको डिसाइड कर सकता है और कोई नहीं है जो उसको डिसाइड करेगा। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। और एक मैं नीचे एक और पॉइंट लिख रहा हूं, यहां पर एक और एजेंट होता है, ऐसे याद कर लें, एक्सेस रेजेंट। अब ऑब्वियसली बात है, जो बच गया वो एक्सेस है, एक्सेस रेजेंट ईआर हो जाता है। तो जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए रिएक्टेंट, वो एलआर बन गया। और जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए, सॉरी जो बच गया, जिसका कुछ भी पार्ट बच गया, रिमेनिंग हो गया, जैसे 20 ग्राम लिया था 10 ग्राम बच गया, 100 ग्राम लिया था 5 ग्राम बच गया, तो जो बच गया है, बचना जो बच गया है वो हमारे लिए एक्सेस रेजेंट होता है। तो यहाँ पर एक रेजेंट और भी होता है, याद रखना, एक्सेस रेजेंट। लेकिन फोकस सारा एलआर पे ही है। और एलआर को फाइंड करने की एक ट्रिक भी होती है। वैसे तो मैं अभी सब्जेक्टिव वे में ही जाऊंगा ज्यादातर क्वेश्चन बनाते वक्त, लेकिन आप एलआर को पहले से पता कर सकते हैं कि यार ये मेरा रिएक्टेंट का एलआर है, रिएक्शन का एलआर है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उनके जो भी नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं, लेकिन नंबर गिवन मोल्स, जो भी हमारे पास गिवन मोल्स होंगे, वो मोल्स नहीं जो आप रिएक्शन से ढूंढ के लाते हैं, ये वो वाले मोल्स हैं जो गिवन होंगे, जो रिएक्शन में दिए जाएंगे। 10 मोल दिया है उसका, 20 मोल दिया है, 50 मोल दिया है, ऐसा। तो वो जो उसके मोल दिए जाएंगे उनको उसी रिएक्टेंट के एससी से आपको डिवाइड कर देना होता है। एससी कौन था भाई? एससी था आपका उसी रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आप हर रिएक्टेंट के लिए ये काम करेंगे, ठीक है, और हर रिएक्टेंट के लिए उसके गिवन मोल्स को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। और जिस भी रिएक्टेंट के लिए ये वैल्यू सबसे लीस्ट आती है, ध्यान से सुनना, जिस भी रिएक्टेंट के लिए ये वैल्यू सबसे लीस्ट आएगी, वो ही रिएक्टेंट बन जाएगा आपके लिए एलआर। तो वो ही बन जाएगा एलआर। तो एलआर हमारे लिए हमेशा वही रिएक्टेंट होते हैं जिनके गिवन दिए हुए मोल्स को अगर उन्हीं के रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें मिलता है उससे अगर डिवाइड करते हैं, और अगर हमें वो रेशियो जो मिलती है सबसे छोटी मिलेगी, लीस्ट मिलेगी, तो वो ही वैल्यू हमारे लिए एलआर बन जाता है। ये ट्रिक है। लेकिन अभी मैं आपको इसको थोड़ा सब्जेक्टिव वे में ही समझाऊंगा कि कैसे हम पता कर पाते हैं कि वो एलआर होगा। तो अगर अब हमें इस चीज को सब्जेक्टिव वे में समझना है, तो ट्रिक हो गई, तो क्या करेंगे सर? आइए, तो अगर आपको एलआर को करना होगा सब्जेक्टिव वे, तो आप ये सोचेंगे कि भाई कितना मास या मोल मुझे रिएक्शन में गिवन था। गिवन मतलब जो क्वेश्चन में दिया जाए, ठीक है, वो आप चेक करें। और फिर आप ये चेक करें कि उसका कितना मास या मोल मुझे रिएक्शन में चाहिए, रिक्वायर्ड कितना है, कितना चाहिए होगा। तो आपने अगर नोटिस किया, ध्यान से पढ़ना, आपने ये नोटिस किया कि जो उसका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स था या उसका जो भी वहां पर रिक्वायर्ड मास था, वो भाई साहब ज्यादा आ जाता है किससे? दिए हुए मोल से, गिवन मोल से, या फिर मास से। क्योंकि टीचर या तो मोल देता है या मास देता है, दो ही चीज देता है। तो आपने क्या करना होगा, आपको पहले पता करना पड़ेगा कि उसका, उस रिएक्टेंट का कितना मास या मोल मुझे रिएक्शन में जरूरत है, कितनी जरूरत है उसकी। अब जितनी जरूरत है आप खुद सोचिए, जरूरत है भाई साहब 500 की, मैंने कहा 500 ग्राम आपको जरूरत पड़ेगी, तब जाके पूरा रिएक्शन हो पाएगा। ये हमने पता किया। ये हमेशा पता करना पड़ता है, ये भी दिस वी हैव टू फाइंड, क्योंकि ये तो गिवन होता है ना, ये चीज जो होती है इधर वाली, ये तो गिवन है, ये आपको फाइंड ही करना पड़ेगा हर बार। तो यहाँ पे लिख लो कि ये चीज जो होती है ये हम खुद से मेहनत से फाइंड करेंगे। और फिर हमने जब फाइंड किया और हमें पता लगा कि भाई उसका जो मास वहां पे यूज होना है वो 500 यूज होना है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि उसका मास है 200। तो अब ये रिएक्शन कैसे कर लेंगे आप भाई? चाहिए 500, दिया हुआ है 200, कैसे हो पाएगा रिएक्शन? हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो ये रिएक्टेंट है ये एलआर बन जाएगा। तो जितना दिया था उतने से जो प्रोडक्ट बन पाएगा वो ही बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होता है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स या फिर रिक्वायर्ड मास, ये आपको पता करना पड़ेगा। जैसे हम पीछे पता कर रहे थे कितने मोल पे कितना चाहिए, इतने मास पे कितना चाहिए, वो निकाल रहे थे ना, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करके हम पता कर लेंगे। और जब हमने पता कर लिया और हमें लगा कि यार ये तो मास बहुत ज्यादा आ रहा है दिए हुए से, है ना भाई, तो लगा कि जब बहुत ज्यादा आ रहा है तो मतलब वो चीज हमारे लिए क्या बन जाएगी, फिर एलआर बन जाएगी।
तो आइए स्टूडेंट्स, पहले हम ये समझते हैं कि हमें एलआर चाहिए क्यों होता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी रिएक्शन में अगर दोनों रिएक्टेंट्स का मास या मोल गिवन है तो समझ जाइए कि एलआर का क्वेश्चन है। बट पहले मैं आपको इस एग्जांपल से ये समझाऊंगा कि एलआर की जरूरत पड़ती क्यों है, क्यों हमें एलआर क्वेश्चन में चाहिए होता है, या कैसे पता लग जाता है कि वो क्वेश्चन एलआर का ही था। तो देखिए, अगर आप ये रिएक्शन देखिए जिसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया बना रहे हैं, तो अगर मैं देखूं तो इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं 1 मोल, 3 मोल और 2 मोल। अगर कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग मोल्स देख लेंगे तो अभी सबको पता करना आ ही गया है। तो इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करके अमोनिया के 2 मोल बना रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बोला था कि अब कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन में एलआर की जरूरत पड़ेगी। देखिए, अब कई बच्चे जैसे मान लो जिसको नहीं पता कि एलआर का क्वेश्चन है भी कि नहीं है, और मान लीजिए मैं उसमें क्वेश्चन बच्चे से ये पूछता हूं कि अगर मैंने गिवन मोल दिए हैं नाइट्रोजन के 5 और हाइड्रोजन के दिए हैं 6। ठीक है, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट हो रहा है, वो तो क्वेश्चन के रिएक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है। बट मैंने जो गिवन में दिया है वो दिया है कि आप अगर 5 मोल नाइट्रोजन के ले लें और 6 मोल हाइड्रोजन के ले लें, तो मेरा सवाल ये है कि आप कितना मोल अमोनिया बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने इसमें क्वेश्चन आपसे ये कवर कर दिया, पूछा कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स निकालिए किसके, अमोनिया के। ये क्वेश्चन है। अब जिस बच्चे को पता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन एलआर का है या नहीं है, वो इस क्वेश्चन को कैसे कर देते हैं। देखिए, हो सकता है कि वो बच्चा सोचेगा कि भाई चलो मैं नाइट्रोजन से निकाल देता हूं कि अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे। अब मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता है, अगर कोई बच्चा पहले इसको नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग सोचे तो वो कहेगा कि 1 मोल अगर नाइट्रोजन का ले लिया जाए तो वो हमें बना के दे सकता है 2 मोल अमोनिया के, है ना भाई। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन यही तो हो रहा है कि 1 मोल अगर नाइट्रोजन गैस ले लिया जाए तो उससे हम 2 मोल अमोनिया के बना सकते हैं। लेकिन अब मुझे नाइट्रोजन गैस के कितने मोल गिवन है, देखिए 5। तो अगर मैं इसी को 5 मोल में पता करूं कि 5 मोल से आप कितना नाइट्रोजन लेते हैं, अगर 5 मोल नाइट्रोजन गैस लेते हैं तो उससे कितना अमोनिया बन सकता है। तो भाई 1 मोल से 2 बन सकता है, तो 5 मोल से निकालना है तो 2 इंटू 5 कर देंगे तो 10 मोल अमोनिया के बन सकते हैं। तो मान लीजिए एक स्टूडेंट ने कहा कि मैंने नाइट्रोजन की मदद से ये पता कर लिया कि अगर आप नाइट्रोजन की मदद से पता कर रहे हैं तो आपके 10 मोल अमोनिया के बनेंगे। लेकिन एक बच्चे ने और आया, उसने कहा कि नहीं नहीं सर, मैं तो हाइड्रोजन से निकालना चाहूंगा, मैं हाइड्रोजन से पता करना चाहूंगा कि अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे। तो वो बच्चा क्या कर रहा है, वो अलग अप्रोच से जा रहा है। अब वो हाइड्रोजन गैस वाली अप्रोच से जाएगा। देखिए, अब हाइड्रोजन गैस वाली अप्रोच से अगर आप जाते हैं तो आप हाइड्रोजन गैस से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि 3 मोल हाइड्रोजन से आप 2 मोल अमोनिया बना सकते हैं, है ना। तो जैसे मैंने पिछली बार नाइट्रोजन से किया, अब मैं हाइड्रोजन से करता हूं। तो मैं लिखूंगा कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन बना सकता है कितना, बताइए, 2 मोल अमोनिया। ठीक है, 2 मोल अमोनिया बना सकता है। अब आप देखो कि आपको कितना गिवन है, आपको कितने में पता करना है, तो आपको 6 मोल में पता करना है कि 6 मोल से आप कितना अमोनिया बना सकते हैं, है ना। तो अगर मैं अब 6 मोल के लिए जाता हूं, देखिए, तो फिर बच्चा लिखेगा 1 मोल के लिए निकालेगा पहले तो अगर वो 1 मोल के लिए जाता है तो वो लिखेगा 2/3 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, और उसे कितने में पता करना है, 6 मोल के लिए। तो अगर वो 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेता है तो वो कितना बना पाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 6, यानी कि उसका आंसर यहां से आ रहा है 4 मोल ऑफ अमोनिया। तो मुझे बताइए कि अब इन दोनों स्टूडेंट में से किस स्टूडेंट का आंसर सही है। एक वो स्टूडेंट जो ये कह रहा है कि 10 मोल अमोनिया के बनेंगे, और एक वो स्टूडेंट जो ये कह रहा है कि भाई 4 मोल अमोनिया के बनेंगे। कौन सही है? दोनों ने अपने अलग अलग अप्रोच अपना ली। एक ने नाइट्रोजन गैस की मदद से पता किया तो उसके 5 मोल नाइट्रोजन गैस गिवन था, तो उससे वो कह रहा है 10 मोल अमोनिया बन सकता है। और एक बच्चे ने 6 मोल हाइड्रोजन में पता किया तो वो कह रहा है कि 4 मोल बन सकता है। तो इन दोनों में से सही कौन है, ये कैसे पता किया जाए। तो इसीलिए बच्चे एलआर की जरूरत पड़ती है। देखिए, दोनों से अलग अलग मोल आ गया है, इसलिए एलआर की जरूरत पड़े। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इन दोनों में एलआर कौन है। अब जो इन दोनों में एलआर होगा वो ही डिसाइड करता है हमारे प्रोडक्ट का मास या मोल, क्योंकि वो लिमिटिंग एजेंट होगा, वो रिएक्शन के बीच में खत्म हो जाएगा। तो जितना प्रोडक्ट अब उससे बन पाएगा उतना ही बनेगा। तो आइए अब मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना सिखाता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया ना कि एलआर की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि दोनों अलग अलग रिएक्टेंट से अलग अलग प्रोडक्ट का मास मोल आ रहा है, और इसी वजह से अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों में एलआर कौन है।
तो देखिए एलआर को मैंने एक तो ट्रिक भी बता रखी है पीछे, आप उस ट्रिक से भी पता कर सकते हैं कि दोनों में एलआर कौन है। देखिए पहले मैं ट्रिक से नहीं जा रहा हूं, मैं पहले लॉजिक से जा रहा हूं, फिर मैं आपको ट्रिक से भी प्रूफ करके दिखा दूंगा कि वही एलआर है। तो आइए देखते हैं कि अब हम पहले देखो, अब या तो एलआर इसमें नाइट्रोजन गैस होगी या तो एलआर इसमें हाइड्रोजन गैस होगी, भाई दोनों में से कोई एक ही एलआर होगा। तो हम वन बाय वन चेक करते हैं। तो आइए पहले हम हाइड्रोजन के लिए चेक करते हैं। अगर हाइड्रोजन एलआर निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन के लिए चेक करना पड़ेगा। तो मैं पहले अब चेक करने जा रहा हूं कि हाइड्रोजन एलआर होगा कि नहीं होगा। देखिए तो आइए हाइड्रोजन इज एलआर और नॉट, ये देखते हैं। आइए अब ये कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन एलआर है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि रिएक्शन में क्या हो रहा था। तो रिएक्शन कह रहा था कि 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, है ना, ये तो रिएक्शन कह रहा है। फिर आप देखो कि आपका क्या गिवन था, तो आप गिवन के हिसाब से फाइंड करो। तो मैंने क्या बोला था, अगर आपको याद हो, मैंने एक लाइन लिखी थी पीछे ये वाली, कि अगर जितना मोल आपको चाहिए, रिएक्शन की डिमांड जितनी होगी, वो मोल अगर दिए हुए मोल से क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, तभी वो चीज एलआर होगी। तो आइए हम देखते हैं कि रिएक्शन की डिमांड क्या है। रिएक्शन की डिमांड मतलब अगर मैं 5 मोल नाइट्रोजन गैस ले रहा हूं तो क्या उसके लिए 6 मोल सफिशिएंट होंगे, जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि 5 मोल अगर ले लिया जाए तो 6 मोल हाइड्रोजन गैस, क्या हम चेक करते हैं कि सफिशिएंट होंगे या इससे ज्यादा लगेंगे या इससे कम लगेंगे, यही हो सकता है। तो देखिए अब आपने पहले रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखा कि अगर आप 1 मोल नाइट्रोजन लेते हैं तो वो आपकी रिएक्ट करती है किसके साथ, वो आपकी रिएक्ट करती है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, है ना भाई। यही तो बना कि अगर हम 1 मोल नाइट्रोजन लेते हैं तो 3 मोल हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट करती है। लेकिन अब क्वेश्चन के अंदर हमें नाइट्रोजन के कितने मोल दिए हुए हैं, 5 मोल। तो भाई अगर 1 मोल पे 3 मोल की रिक्वायरमेंट है तो मेरे को तो 5 मोल दे रखे हैं, तो 5 मोल के लिए कितना रिएक्ट करेगा वो कैसे निकालेंगे। तो 3 को 5 से इंटू कर देते हैं। तो अब रिक्वायरमेंट आ रही है भाई साहब 15 मोल की। ये देखिए आपको 15 मोल हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट है, तब जाके ये रिएक्शन हो पाएगा। तो आप चेक करिए, ये तो रिक्वायर्ड है, इतना डिमांड है, रिएक्शन इतना डिमांड कर रहा है कि भाई अगर 5 मोल नाइट्रोजन गैस लेते हैं तो वी नीड 15 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। बट क्या हमारे को सही में 15 मोल दिए थे? तो आप देखेंगे नहीं, हमें 15 मोल नहीं दिए, हमें तो सिर्फ 6 मोल दिए रखे हैं। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात, हमें क्या समझ में आया, हमें ये चीज समझ में आ गई। देखिए मैं इसको लिख के भी दिखा देता हूं कि हमें ये बात समझ में आ रही है। देखिए हमें ये क्या समझ में आ रहा है कि 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड कितना, 15 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई, ये रिक्वायरमेंट होगी कि 5 मोल नाइट्रोजन गैस को रिक्वायर्ड करता है 15 मोल। बट वी हैव 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। भाई आपके पास तो 6 मोल ही थे ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो 6 मोल ही दिए थे, और चाहिए कितने, 15। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो रही है कि रिक्वायर्ड मोल है 15 और दिए कितने हैं, 6। तो जब भी ऐसा होगा कि रिक्वायर्ड मतलब जो मेरी जरूरत है, कितना मेरे को उस रिएक्शन में चाहिए उसका मास या मोल, वो अगर ज्यादा आ जाता है गिवन वाले डाटा से, तभी वो चीज क्या बन पाती है, वो लिमिटिंग एजेंट बन पाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे समझ चुका हूं कि हाइड्रोजन यहां पर क्या होगा, एलआर होगा। और अगर हाइड्रोजन यहां पर एलआर है तो फिर हाइड्रोजन ही तो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो पीछे जब हमने अमोनिया का फॉर्मेशन किया था तो हमने दोनों से किया था, ये देखिए हमने दोनों से किया। हमने नाइट्रोजन से भी पता किया था कितना अमोनिया बनेगा, तो नाइट्रोजन कह रहा था 5 मोल बनेगा, और हाइड्रोजन से भी पता किया था तो कितना बनेगा, 4 मोल बनेगा। तो इन दोनों में से अब सच कौन है, मतलब इन दोनों में से कौन सा सही आंसर है? तो हाइड्रोजन गैस वाला सही आंसर है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की हम बात मानेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या है, एनआर। तो जो हमारा क्वेश्चन था ना कि अगर हम 5 मोल को 6 मोल के साथ रिएक्ट कराएं हाइड्रोजन के तो कितना अमोनिया बनेगा, तो हमारा आंसर होगा 4 मोल अमोनिया, सही उत्तर है। अब जो बच्चा इसमें 10 मोल लिखकर आ जाएगा उसका आंसर गलत होगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि जब भी आपको दोनों रिएक्टेंट के मास या मोल गिवन होंगे तो आपको पहले ये चेक करना जरूरी है कि एलआर कौन है। ठीक है, तो ये तो अब हमने थोड़ा लॉन्ग मेथड से पता किया कि भाई कौन एलआर है। अब देखो आप शॉर्टकट से भी पता कर सकते थे, ट्रिक से भी पता कर सकते थे कि एलआर कौन होता है। तो याद करिए ट्रिक मैंने क्या बताई थी, देखिए मैं आपको ट्रिक से भी पता करके दिखाता हूं कि इन दोनों में एलआर कौन बन सकता है। इधर देखिए आप, तो अगर हम देखें तो ट्रिक ये कहती थी
कि अगर हम ट्रिक के साथ जाते हैं और फिर पता करें कि कौन एलआर है, तो नाइट्रोजन गैस के लिए भी काम करो और हाइड्रोजन के लिए भी काम करो। और ट्रिक ये कहती है कि जो भी उनके गिवन मोल्स हैं उनको उन्हीं के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनसे डिवाइड कर दो। तो नाइट्रोजन के कितने मोल गिवन थे बताओ 5, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है देखिए 1, ठीक है। और इसका हाइड्रोजन का देखिए गिवन मोल कितने थे 6, और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है देखिए 3। देखिए 3 6 से कटेगा तो 6 3 से कटेगा तो 2 आंसर आएगा। अब इसका 2 आ रहा है और इसका कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो मैंने कहा था जो दोनों में छोटा होगा, जो लीस्ट होगा, जिसका भी ये रेशियो लीस्ट आएगा वही आपका एलआर होता है। देखिए इसका 5 आ रहा है ना भाई, नाइट्रोजन गैस के लिए तो 5 आ रहा है और हाइड्रोजन के लिए 2 आ रहा है, तो ये लिस्ट हो गया देखिए हमारे लिए। और जिसके लिए ये लिस्ट होता है वही तो एलआर है। तो देखिए अब ट्रिक से भी समझ में आ रहा है कि एलआर कौन है इसमें, हाइड्रोजन गैस। तो ट्रिक से पता करना है तो जो भी गिवन मोल होगा उसको किससे डिवाइड करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। अगर मोल नहीं गिवन है, मास गिवन है, तो मास को पहले मोल बना लेना, फिर उससे आप ट्रिक से पता कर ले। तो आप क्या करा करें, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो देखो जब एंट्रेंस में जाएंगे तो हम ट्रिक से पता करेंगे, लेकिन अब सीबीएसई में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो सब्जेक्टिव वे में होगा। बट आप पहले एलआर ट्रिक से पता कर लो कि ट्रिक से पता कर लो कि हाँ भाई ये मेरा एलआर है, और उसके बाद फिर हम उसको सब्जेक्टिव वे में भी करके दिखा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए फिर आपको ऐसे पूरा स्टेटमेंट वाइज लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई इतने पे इतना जरूरत पड़ी, इतना था नहीं हमारे पास, तो ये चीज एलआर बन गई फिर। तो आइए अब इस पर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि एक तो एलआर की जरूरत पड़ती क्यों है, और उसी से फिर हम प्रोडक्ट का मास या मोल निकाल सकते हैं। ठीक, अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको और क्लैरिटी होगी कि एलआर पे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक रिएक्शन हो रहा है जिसके अंदर ए कोई एटम है और बी कोई मॉलिक्यूल है, क्योंकि देखिए ए सिंगल है तो वो एटम हो गया, और B2 जो है वो कोई एक मॉलिक्यूल है, और ये दोनों रिएक्ट करके AB2 बना रहे हैं। तो क्वेश्चन में अलग अलग सवाल किए गए हैं, जैसे कि 300 एटम्स ऑफ ए को अगर 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी से रिएक्ट करें तो फिर दोनों में एलआर कौन होगा, ए होगा या B2 होगा, क्योंकि या तो एटम ए एलआर होगा या B2 एलआर होगा। ऐसे ही और भी पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या काम करें कि आप रिएक्शन की सुने कि रिएक्शन क्या डिमांड करता है। देखो सबसे पहले हमें रिएक्शन की सुननी है। अब ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड भी है तो हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब रिएक्शन में देखिए कई क्वेश्चन एटम्स या मॉलिक्यूल्स में चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मोल्स में भी चल रहे हैं, तो आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एटम की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इसका एक एटम अगर इसके एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो फिर इसका एक मॉलिक्यूल बनता है किसका, AB2 का, ठीक है। और अगर इसी चीज को आप मोल की टर्म्स में लिखेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्ट करके इसका एक मोल ही बनाएगा। ठीक, अब ध्यान से सुनना कैसे पता करना है कि कौन एलआर होगा। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें इस क्वेश्चन का, तो उसने बोला 300 एटम्स को 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी से रिएक्ट करो। अब देखो हमें दिया कितना है 300 एटम ए का, और बी का कितना मॉलिक्यूल्स दिया 200। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या 300 एटम्स ऑफ ए के लिए 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी सफिशिएंट रहेंगे। आइए चेक करते हैं। तो अब रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था, पढ़ो। रिएक्शन अकॉर्डिंग बोला गया था कि एक एटम अगर ए का लिया जाता है तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे एक ही मॉलिक्यूल बी का, है ना। ये देखिए एक ही तो मॉलिक्यूल चाहिए B2 का, यानी कि एक एटम ए का रिएक्ट कराने के लिए एक मॉलिक्यूल ही चाहिए B2 का। तो अगर मैंने आपको 300 एटम्स दे दिए, देखिए मैंने आपको कितने एटम्स दे दिए 300, तो बताइए फिर कितने मॉलिक्यूल्स लगेंगे बी के। तो बच्चा कहेगा सर एक एटम पर एक मॉलिक्यूल लग रहा है और आप 300 एटम्स ऑफ ए ले लेते हैं, तो आपको 300 ही मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे किसके, B2 के, है ना भाई। तो 300 पे 300 चाहिए होगा। अब ये 300 चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, ये रिक्वायर्ड है, कितना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या ये अमाउंट दे रखी थी, मतलब ये गिवन में भी इतना ही दिया था हमें क्या, नहीं सर, हमें गिवन में तो सिर्फ 200 दिया था। चाहिए 300, चाहिए 300 की डिमांड है। अगर मुझे पूरे के पूरे इन 300 एटम को रिएक्ट कराना है तो 300 ही की डिमांड है, और 300 तो है नहीं, कितने दे रखे हैं, सिर्फ 200 दे रखे हैं। तो इसका मतलब जो भी हमें 200 दे रखे थे वो सारे के सारे यूज हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बच पाएगा। तो इसका मतलब अब हम समझ गए हैं कि बट हमें चाहिए 300, बट वी हैव ओनली कितना, हमारे पास तो सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स हैं, और 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 से बात बनेगी नहीं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में B2 क्या बन जाएगा, एलआर।
आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, एक एटम पर एक मॉलिक्यूल चाहिए तो 300 को रिएक्ट कराने के लिए 300 चाहिए, बट 300 तो दिए नहीं, दिए कितने हैं 200, तो वो कम पड़ गए, तो इसलिए वो क्या NR। अब सेम यही लॉजिक से आप अगला क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो ये वाला भी, फोर्थ वाला पार्ट भी देखो इसी लॉजिक से बन जाएगा। एटम पे दे रखा है, तो बताओ, अब मुझे बताओ कि 100 एटम ए के लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे B2 के। तो बच्चा कहेगा सर एक एटम पे एक मॉलिक्यूल है। सिंपल लॉजिक, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एक एटम पर एक ही चाहिए, तो भाई 100 पे 100 चाहिए। एक एटम पर एक मॉलिक्यूल चाहिए B2 का, तो 100 पे 100 चाहिए। तो क्या 100 पे 100 दिए? अरे सर बिल्कुल दिए, 100 पे 100 ही दे रखे हैं। देखिए कह रहा 100 एटम ए को 100 मॉलिक्यूल ऑफ B से रिएक्ट करा दो, तो इस क्वेश्चन में होगा क्या, 100 पे 100 चाहिए, 100 पे 100 दे दिए, तो कोई कुछ भी नहीं बचेगा। ए का एटम भी सारे कंज्यूम हो जाएंगे और B2 के भी सारे मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही जितने चाहिए उतने ही अवेलेबल हैं। तो इस क्वेश्चन में कोई भी LR नहीं बन पाएगा क्योंकि दोनों ही कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना फोर्थ पार्ट में आप लिख सकते हैं कोई भी LR नहीं होगा। अब ये जो दो क्वेश्चन बच रहे हैं सेकंड और थर्ड पार्ट, इनमें अगर आप चेक करते हैं तो ये मोल पर है, तो आप मोल के अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो अगर मैं मोल के अकॉर्डिंग सोचता हूं, देखो एक मोल पर एक मोल B2 का चाहिए, है ना। अब मोल के हिसाब से पढ़ो ना, एक मोल पर एक मोल B2 का चाहिए। तो आप देखो आपको कितने मोल दिए हैं, एक, तो आपको दिए 2 मोल। ध्यान से पढ़ना, आपको दिए हैं 2 मोल। तो ये वाला पार्ट देखो आप कैसे बनाएंगे। देखिए सारे बच्चे, अगर हम ये वाला पार्ट करना चाहते हैं तो इसको मैं यहां करके दिखाता हूं, और जैसे मैं सेकंड बनाऊंगा वैसे ही आप थर्ड बना सकते हैं फिर। तो देखो आपने पहले क्या बोला कि अगर हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलें, है ना, अगर हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलें तो भाई एक मोल ए के लिए एक मोल तो ही चाहिए B2 का, है ना भाई। एक मोल ए के लिए एक मोल चाहिए, और क्वेश्चन में दिया कितना है लेकिन 2 मोल। तो भाई 2 मोल अगर मैं ए के ले लेता हूं तो मुझे 2 मोल ही चाहिए होंगे फिर B2 के भी। भाई एक पर एक चाहिए तो 2 पे 2 चाहिए। अब आप देखो कि आपको 2 ही दिए हैं या 2 से कम दिए या ज्यादा दिए, दिए कितने हैं। तो कह रहा था कि 2 मोल ए को 3 मोल B से रिएक्ट कराओ। अच्छा, दिए तो 3 मोल थे लेकिन रिक्वायर्ड कितना है, सिर्फ 2। अब ध्यान से सुनना भाई, अब दिए कितने हैं, ये गिवन है, दिए कितने हैं 3, चाहिए कितने, सिर्फ 2। 2 से काम चल जाएगा हमारा। तो भाई ये तो ज्यादा हो गए, क्योंकि 3 दिए थे तो मैं तो 2 ही यूज कर पाऊंगा, क्योंकि 2 से ही बात बन रही है हमारी। तो इसका मतलब है बी हमारा यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट बन गया, क्योंकि बी के 3 मोल गिवन है और यूज उसमें से सिर्फ 2 ही हो पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर LR कौन होगा, यहाँ पर LR A होगा, क्योंकि बी LR नहीं, बी यहाँ पर क्या है फिर। तो सर B2 जो है वो यहाँ पर ER है, वो एक्सेस रेजेंट बन गया क्योंकि वो लेफ्ट हो रहा है, बच रहा है। 3 मोल में से 2 मोल ही आप यूज कर रहे हैं, 1 मोल उसका बच रहा है, तो जो बच गया वो LR नहीं होगा, और A जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, 2 के 2 मोल उसके पूरे यूज हो जाएंगे वहां पे। तो ऐसे बना सकते हैं। और थर्ड पार्ट भी देखो ऐसे ही करेंगे। अब 1 मोल पर 1 मोल B का चाहिए तो 5 पे 5 चाहिए। अब देखिए अगर मैं इसका थर्ड पार्ट बनाता हूं, थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में बच्चा क्या लिखेगा, कहेगा सर 1 मोल A के लिए 1 ही मोल चाहिए था B का। अब आपने कितने से साथ जाना है, 5 मोल पे जाना है। थर्ड पार्ट देखिए, तो 5 मोल अगर मैं A के लूंगा तो मुझे इसके भी कितने ही मोल चाहिए होंगे, B के 5 चाहिए। रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड समझते हो, इतना डिमांड है, ये चाहिए 5 चाहिए 5। तो आइए देखिए 5 दिए थे हमें, अरे सर नहीं 5 तो नहीं दिए थे, 2.5 मोल दे रखे हैं, खाली 2.5 मोल्स दे रखे हैं। तो यानी कि अब 5 चाहिए, 2.5 दे रखे हैं, तो कम पड़ गए भाई। 5 चाहिए थे ना, 5 चाहिए आपको, 2.5 गिवन है खाली, तो वो तो सारे के सारे यूज हो जाएंगे आपके। तो इसका मतलब बट यहां पर हम लिखेंगे वी हैव कितना, 2.5 मोल। भाई हमारे पास तो 2.5 ही मोल है खाली, तो चाहिए 5 है 2.5 मोल। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में बताइए LR कौन बनेगा, यहां पर फिर आपका LR बनेगा B2। तो B2 इस क्वेश्चन में LR होना चाहिए आपका। तो आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह से, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको एटम मॉलिक्यूल मोल पे करना था काम, लेकिन लॉजिक तो देखो वही रह रहा है। आप पहले ये पता करें हमें कितना चाहिए और फिर दिया कितना है, कंपेयर कर लीजिए, और जब भी रिक्वायर्ड गिवन से ज्यादा आ जाए तो समझ जाइए वो LR है। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 50 kg अगर नाइट्रोजन गैस को 10 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स कर दिया जाए
तो पूछ रहा है कि कौन एलआर है, ये भी पूछा गया है, कितना अमोनिया बन सकता है और कौन सा रिएजेंट है जो कि आपका एक्सेस रिएजेंट बनेगा और वो कितना बचेगा, ये भी पूछा गया है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। तो आइए इसको बना के अब हम देखते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले तो हमें रिएक्शन की डिमांड चाहिए, है ना भाई। तो पहले तो हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन गैस, ये रिएक्शन में कई बार लिख लिया, देखिए नाइट्रोजन गैस, और मैं इसको बैलेंस फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि 3 मोल लगेंगे इसमें, पीछे भी हमने अभी इसी पे ही क्वेश्चन किया था। तो ये रिएक्शन तो अभी तक आपको लर्न भी हो गया होगा, ठीक है। ये देखिए, ये रिएक्शन यहाँ पर आ गया, बैलेंस फॉर्म में लिख दिया क्योंकि रिएक्शन हमेशा बैलेंस होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें आप। अब यहां पर आप देखिए तो गिवन कितना है, देखिए सबके मासेस आपको गिवन है। अब ये क्वेश्चन मास पे चल रहा है, देखिए तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मेरे पास आ गया गिवन मास, है ना। ये जो मास है ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो गिवन मास जो है ऑफ नाइट्रोजन आपको दिया हुआ है 50 केजी। 50 केजी का मतलब तो 50,000 ग्राम होगा क्योंकि आप तो ग्राम में काम करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं अगर, तो वो 10,000 केजी हो जाएगा, सॉरी 10,000 ग्राम हो जाएगा। मासिस अगर केजी में है तो आपको चेंज करना है क्योंकि आपका क्वेश्चन में जितना भी मास होता है वो सब ग्राम में चलता है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, तो आप पहले तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख लीजिए, उसके हिसाब से मोल लिख दीजिए। तो इसका मोल होगा 1, इसका मोल यूज होगा 3 और इसका मोल यूज होगा, मतलब बनेगा 2 मोल। लेकिन ये क्वेश्चन अब मास में है तो आप इसको पहले मास में बदल लें। तो याद करिए मास कैसे निकालते हैं, मोल से। तो गिवन मोल को, जो भी मोल वहां पे यूज हो रहे हैं उनको उसके मोलर मास से इनटू करते हैं। तो मैं इन सभी के मासेस फाइंड कर लूंगा। देखिए अब मैं अगर इन सबके मासेस फाइंड करूंगा तो इसका मास आएगा 28 ग्राम, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होता है तो 1 मोल पे ही निकालना है। अब इसमें अगर एक हाइड्रोजन का निकालोगे तो आपको मिलेगा 2 ग्राम, तो 3 2 से इंटू होके बन जाएगा 6 ग्राम और 2 इंटू 17 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 ग्राम। यहाँ पर मैंने दोस्तों ये फॉर्मूला यूज किया है कि कभी किसी का भी मास निकालना है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को उसके मोलर मास से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उस लॉजिक से अब आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आप 50,000 ग्राम लेते हैं किसका, नाइट्रोजन गैस का, और उसको रिएक्ट कराना है 10,000 से, तो मेरे को देखना होगा कि भाई क्या 50,000 ग्राम नाइट्रोजन को रिएक्ट कराने के लिए, पूरा रिएक्ट कराने के लिए क्या ये 10,000 ग्राम सफिशिएंट है, या इससे ज्यादा तो नहीं मास चाहिए मेरे को, या तो इससे कम लगेगा या इससे ज्यादा लगेगा, मैं देखना पड़ेगा। तो आइए रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या मिला। रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आपका रिएक्ट करता है किसके साथ, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिएक्शन कह रहा है कि भाई 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। फिर हम 1 ग्राम पे निकालते हैं, अगर आपको याद होगा तो 1 ग्राम पे आ जाएगा 6/28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो हमने देखिए 1 ग्राम पे पता कर लिया है, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिएक्ट कराने के लिए 6/28 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। अब हम देखिए हमारे पास कितना नाइट्रोजन गिवन है, तो हमें जो नाइट्रोजन गिवन था वो था 50,000। तो अभी चेक करते हैं कि 50,000 ग्राम को पूरा रिएक्ट कराने के लिए कितना हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप 50,000 ग्राम ले लेते हैं नाइट्रोजन, तो उसको रिएक्ट कराने के लिए 6/28 मल्टीप्लाई में 50,000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा, इतना आपको चाहिए होगा। अब चेक करेंगे कि ये मास जो निकल कर आएगा रिक्वायर्ड होगा, इतना चाहिए हमारे को रिएक्शन पूरा कराने के लिए। लेकिन अब देखेंगे कि क्या ये दिए हुए मास है, हाइड्रोजन का मास कितना गिवन है, देखिए हाइड्रोजन का मास गिवन है हमारे को 10,000। तो 10,000 से अगर ये रिक्वायर्ड मास ज्यादा आ गया तो हाइड्रोजन एलआर बन जाएगा, अदरवाइज फिर नाइट्रोजन एलआर हो जाएगा। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर आपको 10,000 से ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। वो आप कैलकुलेशन जब करेंगे तो वो आंसर आपको मिल जाएगा। ये आंसर आपको 10,000 आई थिंक 10,714.28 के आसपास, मतलब 10,000 से भी ज्यादा मास ही निकल कर आता है, अराउंड 28 ग्राम के आसपास आएगा। इतना हाइड्रोजन आपको चाहिए है, ये रिक्वायर्ड हो गया भाई, इतना आपको चाहिए होगा। और आप चेक करिए कि अब दिया कितना था, तो दिया तो 10,000 था, देखिए दिया 10,000 था, तो जो मास लगेगा अब वो ज्यादा लगेगा, यानी रिक्वायर्ड मास ज्यादा हो गया। तो हम यहाँ पर अब टीचर को एक बात लिख देंगे कि नाउ वी नीड कितना, 10,714
10,714.28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, but we have only 10,000 ग्राम. सो यहाँ पर हाइड्रोजन इज Lr. हाइड्रोजन आपका देखिए Lr हो गया. तो एक तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया देखिए हमारा. अब इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और था, अगर आपने पढ़ा होगा Lr तो पता लग गया. अब एक पार्ट और भी था कि कौन यहाँ पर अमोनिया कितना बनाएगा. तो अमोनिया क्या, कौन पद कितना, अब अमोनिया प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करता है, Lr. तो Lr से ही हम पता करेंगे कि कितना अमोनिया बनेगा. तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 6 ग्राम हाइड्रोजन से आप 34 ग्राम बना सकते हैं. और फिर आपका जो Lr है वो हाइड्रोजन है, तो आपके पास कितना मास गिवन था 10,000. तो 10,000 से आप पता कर लेंगे. तो इसको करने के लिए आपको क्या लॉजिक लगाना है देखिए. अगर आप इसका ये वाला पार्ट बनाना चाहते हैं तो अब आप ऐसे लिखेंगे, देखो सारे बच्चे. अब आप लिखेंगे कि अगर हम 6 ग्राम ऑफ अमोनिया लेते हैं, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कैन प्रोड्यूस्ड. इससे हम कितना बना सकते हैं भाई, हम बना सकते हैं 34 ग्राम ऑफ अमोनिया. ठीक है, तो 1 ग्राम पे कितना बनेगा. देखिए जो Lr है उसी से ही आपको प्रोडक्ट का मास पता करना होता है, इस बात का ध्यान रखिए. तो आप 1 ग्राम पे पता कर ले, बट मेरे को कितना मास गिवन था हाइड्रोजन का 10,000, वो 10,000 से ही बन पाएगा. तो 10,000 से जितना बन पाएगा उतना ही बना पाएंगे अब हम. अब इसको आप सॉल्व कर लेना खुद से. 34/6 इंटू में आ जाएगा इधर 10,000 ग्राम ऑफ अमोनिया. तो ये आपका फाइनल आंसर है, सॉल्व कर लेना खाली. तो देखा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे Lr था तो हाइड्रोजन से ही पता किया कि अमोनिया कितना बन सकता है. अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी था कि एक्सेस रिएजेंट कौन है. तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सेस रिएजेंट यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है. नाइट्रोजन गैस एक्सेस रिएजेंट पर. सुनिए एक सवाल और पूछा है कि नाइट्रोजन गैस का कितना मास बच जाएगा. तो वो पता करने के लिए फिर आपको ये पता करना पड़ेगा कि 10,000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से सुनिए कि 10,000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को जब हमने रिएक्शन में इन्वॉल्व किया तो कितना मास जो है नाइट्रोजन का लगा होगा. तो ऑब्वियस सी बात है 50,000 तो नहीं लगा होगा, क्योंकि 50,000 से कम ही लगेगा तभी तो वो बचेगा. तो वो आप वैसे जैसे मैंने आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का यूज करके वैसे ही करना है, अपने मोल्स का इस्तेमाल करके. क्योंकि अगर आप रिएक्शन अकॉर्डिंग जाएंगे तो आप यूँ लिखेंगे कि 6 ग्राम के लिए 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस चाहिए. तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, 6 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 28 ग्राम चाहिए, है ना. 6 ग्राम के लिए 28 ग्राम चाहिए आपको नाइट्रोजन. फिर 1 ग्राम पे निकाल लेना, 28/6 हो जाएगा. ठीक है, और उसके बाद उसको फिर 10,000 से इंटू करना है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के लिए हमें देखना है कि 10,000 के लिए कितना मास लगेगा. वो मास फिर आपको वहां से मिल जाएगा. तो अगर आपको करना है तो इस लॉजिक को फिर आप वहां पे यूज कर सकते हैं. बट इतना कंफर्म है कि जो आपका एक्सेस रिएजेंट है वो कौन है यहाँ पे, वो आपका नाइट्रोजन गैस है. लेकिन नाइट्रोजन गैस कितना बच रहा है वो पता करने के लिए फिर आपको पता करना है कि 10,000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को पूरा रिएक्ट कराने के लिए कितना नाइट्रोजन गैस लगा होगा. और वो 50,000 से कम ही आएगा. फिर जो आपका आंसर आएगा उसको, जैसे आपका आंसर मान लो कुछ भी आया x आया, तो उसको फिर 50,000 में से माइनस कर देना बस. और वो आपको जो आंसर देगा फिर वो नाइट्रोजन गैस का लेफ्ट मास होगा जो वहां पे बच गया होगा. करके देखिए, बनेगा, ऐसी बात नहीं है. तो एक ये क्वेश्चन था, देखिए अच्छा क्वेश्चन था. तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये CH4 पे क्वेश्चन है. CH4 मतलब मीथेन को रिएक्शन किया, कंबक्शन ऑफ मीथेन हो रहा है इसमें, और कंबक्शन ऑफ मीथेन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के CO2 बनेगा. यहाँ पे थोड़ा रिएक्शन गड़बड़ है, CO2 प्लस H2 आ जाएगा. ठीक है, अब ये रिएक्शन हो रहा है, बैलेंस हमने इसको ऑलरेडी कर दिया है. रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप जरूर कर लेना. अब क्वेश्चन पहला तो ये है कि Lr कौन है. अगर 20 ग्राम मीथेन को 60 ग्राम, देखो दोनों के मास गिवन है, दोनों रिएक्टेंट के मास गिवन है, तो पूछ रहा है कि 20 ग्राम अगर हमने मीथेन लिया और 60 ग्राम उसको ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कराया तो Lr कौन बनेगा. और फिर Lr जो होगा वही डिसाइड करेगा कि CO2 कितना बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का जो मास होता है हमेशा Lr डिसाइड करता है. तो देखो आप पहले इसको ट्रिक से भी पता कर लें फटाफट कि कौन Lr हो सकता है. लेकिन ट्रिक के लिए हमें मोल्स चाहिए होंगे, तो पहले आप मोल निकालो दोनों के. तो आइए कैसे निकालेंगे मोल. अगर मैं मीथेन के मोल निकालना चाहता हूं तो वो मैं कैसे निकालूंगा. तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, है ना. ऐसी ऑक्सीजन के भी निकाल लेना, गिवन मास बाय मोलर मास. तो देखिए इसका गिवन मास कितना है, इसका गिवन मास है आपके पास 20, और मीथेन का मोलर मास निकालोगे 16 आएगा. इसका गिवन मास है 60, इसका मोलर मास निकालोगे 32 आएगा. अब दोनों को डिवाइड कर दिया, सॉल्व कर दिया, इतना आ गया.
अब इसको इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। याद करिए ना क्या फॉर्मूला आता था, नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। अब इसका नंबर ऑफ मोल्स तो 20/16 ही रहेगा और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो 1 है, ध्यान से देखो। और इसमें जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा 60/32 और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। तो ये तो भाई 20/16 ही आ जाएगा वापिस, और ये तुम्हारा 60/64 आ जाएगा। देखिए तो ऑब्वियस ही बात है ये वैल्यू कम आएगी। कौन सी वाली? ये वाली, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगी, ये लीस्ट है। इतना तो कैलकुलेशन करेगा बच्चा, वो लीस्ट आ रहा है क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 16 1 16 तो करना ही पड़ेगा, तो ये आपका हाई आ रहा है। तो मैंने कहा था कि लीस्ट हमारे लिए जो होता है वही एलआर होता है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि मैंने फटाफट ट्रिक से पता कर लिया कि ऑक्सन एलआर है। अब देखो मैं इसको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा कि ऑक्सन ही एलआर है। कैसे? आइए, तो पहले इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से इनके मोल्स लिखिए। तो इसका 1 मोल, इसका 2 मोल, इसके 1 मोल बनेगा, इसका 2 मोल बनेगा। फिर इनके मास लिख लो क्योंकि क्वेश्चन मास पे चल रहा है, तो मास निकालो। अब इसका 1 मोल पे मास कितना आएगा? 16, तो 16 ग्राम हो जाएगा। इसके 2 मोल पे 32 पे जाएंगे तो 64 हो जाएगा। वही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास से। इसका 1 मोल 44 से इंटू होगा तो 44 ग्राम ही आएगा। इसका 2 इंटू 18 हो जाएगा, 36 ग्राम आएगा। क्वेश्चन मोल पे है तो मोल पे चलिए, मास है तो पहले मास निकालिए। मोल से मास निकाल लीजिए सभी के, है ना। अब देखिए, अब मेरे को कंफर्म है कि ऑक्सन ही एलआर है, मैं प्रूफ कर चुका हूं। तो आइए चेक कर लेते हैं कि अब हमारी जो बात है सच साबित होती है कि नहीं। तो हमें अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं, रिएक्शन अकॉर्डिंग जाएं, तो हमारे पास है कि 16 ग्राम ऑफ CH4 लेते हैं अगर हम, तो उसको रिएक्ट कराने के लिए लगेगा अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन 64 ग्राम O2 लगेगा। तो फिर 1 ग्राम के लिए पता कर लेते हैं। तो 1 ग्राम पे जाओगे तो 64/16 ग्राम ऑफ O2 लग जाएगा। ठीक है, अब आप चेक करो कि आपको कितना दिया था। तो आपको 20 ग्राम मीथेन दिया था। अब हमें देखना होगा कि क्या 20 ग्राम मीथेन को पूरा रिएक्ट कराने के लिए 60 ग्राम ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट। तो ऑब्वियसली बात है इससे ज्यादा ही आएगा। देखना कैसे। अब आपको 20 ग्राम ले लिया अगर आपने, तो कितना मीथेन कितना ऑक्सीजन गैस लगेगी? देखो 64/16 इंटू में 20, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 16 से 64 कटेगा 4 पे, और 4 इंटू 20 करेंगे तो आंसर आ रहा है 80 ग्राम ऑफ O2। यानी आपको चाहिए था 80 ग्राम। अगर आप 80 ग्राम ऑक्सीजन आपको चाहिए तब जाकर पूरा का पूरा ये 20 ग्राम मीथेन जो है इसका कंबक्शन हो सकता है। बट आपको दिया कितना है? 60। तो जो रिक्वायर्ड है वो 80 का है और गिवन कितना है? 60 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अब क्या लिखेंगे इसके अंदर। अब हम यहाँ पे लिख देंगे भाई कि वी नीड 80 ग्राम ऑफ O2 बट वी हैव ओनली कितना? 60 ग्राम ऑफ O2, सो O2 इज LR। तो यहां पर ऑक्सीजन गैस देखिए LR बन गया। अब जो LR है वही तो डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो अगर आप 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो उससे 44 ग्राम आप CO2 बना सकते हैं। और आपके पास कितना मास था देखिए ऑक्सीजन गैस का? 60 ग्राम। तो 60 ग्राम से जितना CO2 बन सकता है वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि LR ऑक्सीजन है तो उसी से मास, उसी के मास से हमारा प्रोडक्ट का मास आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा? फिर अगर हमें नेक्स्ट पार्ट बनाना है सेकंड, तो आपने लिखा, ये नेक्स्ट पार्ट बना रहा हूं मैं, तो आप लिखेंगे 64 ग्राम ऑफ O2 अगर लिया जाए तो वो प्रोड्यूस कर सकता है कितना बताइए? 44 ग्राम ऑफ CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। लेकिन 1 ग्राम के लिए जाएगा बच्चा, तो 1 ग्राम से वो प्रोड्यूस करा सकता है 44/64 ग्राम ऑफ CO2। और हमारे पास कितना मास था? गिवन मास कितना था ऑक्सीजन का? 60 ग्राम। तो 60 ग्राम से अब हम कितना बना सकते हैं CO2? वो आ जाएगा यहाँ से 44/64 इंटू में 60। और इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि CO2 का कितना मास प्रोड्यूस्ड होगा। तो देखा आपने, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। चाहे आप ट्रिक से जाइए, चाहे आप पूरा सब्जेक्टिव वे में जाइए, आंसर सेम ही आएगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है LR का कि एक तो पहले आप ये जरूर देखें कि दोनों रिएक्टेंट के मास या मोल गिवन है, तो LR का क्वेश्चन है। फिर LR कैसे पता करें वो आप ट्रिक से पता कर सकते हैं, नहीं तो सब्जेक्टिव वे में जाके भी पता कर सकते हैं। बस क्वेश्चन की डिमांड इतनी सी रहती है कि आप ये देखो कि जो हमें मासेस गिवन है वो सफिशिएंट पढ़ रहे हैं उसके लिए कि नहीं पढ़ रहे हैं। अब जैसे मुझे इस क्वेश्चन में पता था कि मेरे पास अब कितना
मास गिवन था, देखिए इस क्वेश्चन में 20 ग्राम मीथेन था, तो मुझे देखना था कि क्या 20 ग्राम मीथेन को पूरा रिएक्ट कराने के लिए क्या ये 60 ग्राम ऑक्सीजन गैस की सफिशिएंट रहेगा। नहीं, तो मैं देखा नहीं, क्योंकि 20 ग्राम को पूरा रिएक्ट कराने के लिए मेरे को लगा 80 ग्राम, और 80 ग्राम तो दिया नहीं था, दिया था 60, तो कम पड़ गया, जो कम पड़ गया वही एलआर है। तो ये लॉजिक का यूज करिए और एलआर के आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से अब बना सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन स्टूडेंट ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।